गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आज आपका जो हिंदी का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है भाषा एंड बोली। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो चल रहा है कम्युनिकेटिव हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड हिंदी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से मैंने 2-3 लेक्चर अभी लिया आपके हिंदी के। और पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले मैंने असाइनमेंट भी आपको दे दिया है हिंदी का। तो हिंदी के 3 यूनिट हैं, तो हिंदी के 3 यूनिट कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश का लेक्चर लिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियोस आप देखते रहें। असाइनमेंट आपको मिल चुके हैं और असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। फॉर्मेट भी हम आपको बता दिए हैं, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक रखे हैं वो टॉपिक है आपके भाषा और बोली। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है और हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, इसी के बारे में हमें आज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं कि ये भाषा है और कौन सी बोली है। तो जैसे बार बार हम बोलते हैं कि एक्चुअल जो भी ये भाषा हो या बोली हो, ये किसी न किसी लिपि में लिखी गई है। तो लिपि तो आप समझते होंगे कि हमारी जो हिंदी लिपि है, हिंदी है, वो किस लिपि में लिखी गई है। तो ये आप सभी को मालूम है कि हिंदी जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अच्छा, और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अपन लोग हिंदी के बारे में बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के बारे में जानें। जैसे हम सब कुछ जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ये भी जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये एक्चुअल हमारे राज्य की या राष्ट्र की एक संबोधित भाषा है, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और इस भाषा के विकास के बारे में मैंने डिस्कशन आप लोगों से किया और इसमें क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। लेकिन आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो है आपका भाषा और बोली। तो चलिए, सबसे पहले मैं भाषा शब्द को उठाता हूँ कि आखिरकार मैं इसका थोड़ा सा परिचय दे दूँ कि हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, या ऐसा कहूँ कि हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय आप जानने की कोशिश करें तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ये फारसी भाषा शब्द है। कौन सी भाषा शब्द है? फारसी भाषा शब्द है। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, तो 13वीं सदी में, आप सदियों के नाम जानते होंगे कि 13वीं सदी में प्रारंभ में भारत के फारसी कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कब? 13वीं सदी में। ठीक है, और ये मैं बात करूँ कि ये 16वीं सदी तक, यानी 16वीं सदी अगर आपने हिंदी पढ़ा हो तो उस समय के प्रमुख लेखकों में थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखा था सलमा और असरा और आखिरी कलाम। तो ये एक्चुअल उस समय के बहुत ही प्रमुख लेखकों में थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। जैसे सूर्यकांत निराला, या मैं ये कहूँ कि आपका महादेवी वर्मा, या छायावादी कवियों के नाम बताऊँ। अगर मैं इसके इतिहास में जाता हूँ, इसके हिस्ट्री के बारे में जाऊँ, तो बहुत सारे हमारे ऐसे कवि थे जो पर्टिकुलर उस शताब्दी में बहुत फेमस हुआ करते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासक हुआ करते थे, मुस्लिम कवि हुआ करते थे। तो हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी 17वीं शताब्दी में भी मुस्लिम शासक रहे, जिसमें से हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का उपयोग करते रहे। 18वीं सदी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का शासनकाल रहा, और 18वीं सदी में जब अंग्रेजों ने आगमन किया
तब हिंदी को हिंदुस्तानी शब्द के रूप में या संज्ञा दी गई, या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। ठीक है, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। हिंदुस्तानी नाम जरूर दिया गया, लेकिन भारतीय जनमानस जो यहाँ की जनसंख्या है वो हिंदी शब्द को ही इस्तेमाल करती रही। व्यापक राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। यानी कहा जाए कि आज की डेट में भी अगर हम अपनी किसी भी चीज़ को दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं तो हम अपनी ही लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यही समझते हैं कि सामने वाला हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है, हमारी भाषा को समझ रहा है। ठीक है, इसकी लिपि जो है, जैसे मैंने आपको इसके पूर्व भी बता चुका हूँ कि इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि, अब ये देवनागरी लिपि आई है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार देवनागरी लिपि है क्या, ये किस तरह से डेवलप हुई, क्या है लिपि। तो पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज लिप, लिप क्या है। तो ध्वनियाँ जो वाणी से निकल जाती हैं, यानी जो हमारे मुख से निकलती हैं, ध्वनि ही निकलती है मुख से, ध्वनियाँ जो वाणी से निकल जाती हैं आकाश में समा जाती हैं। यानी जैसे हम कुछ बोलते हैं तो ये एनवायरनमेंट में वो हो जाती हैं, क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो सुनाई देती है, उसके बाद पता नहीं ये कहाँ चली जाती है, हमें भी आपको किसी को पता नहीं है। यानी एक लिमिट तक ये ध्वनि हमारी दूसरे को सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद, उस लिमिट के बाद वो आगे नहीं जा पाती है, तो कहीं ना कहीं ये समाप्त ही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता। जिस किसी को भी हम अपना विचार समझाना चाहते हैं, यदि वे हमसे इतना निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सहजता से सुनता है या सुना है, तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं। यानी कहें कि हम अपनी किसी भी चीज़ को अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो वो तभी हम समझा सकते हैं जब वो व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और जैसे हमारी आवाज़ पहुँचेगी तभी हम उसको, अपनी चीज़ों को, अपनी भाषा को, या हम जो भी बताना चाहते हैं वो समझ जाएगा, अगर हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचा पाते हैं तो। नहीं तो कहते हैं कि उसको, जैसे दूर कोई व्यक्ति है और हम कुछ भी कार्य के लिए बुलाते हैं या किसी भी काम के लिए या कुछ भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो जब उसको हमारी आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी तो शायद वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं, किंतु यदि वे इतने दूर हैं कि हमारी ध्वनियों को नहीं सुन सकते तो हम ध्वनियों को लिखित रूप से भेजते हैं, सेंड करते हैं। मान के चलो कि हमें आपको, अभी हम आपको किस तरह से समझा रहे हैं ये आप भी जानते हो कि न तो आप ही हमें अच्छी तरह से देख पा रहे हो, न हम ही आपको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका एक माध्यम है, और वो माध्यम है ध्वनि का। ठीक है, वो माध्यम है वीडियो का, वो माध्यम है शेयर का, वो माध्यम है डिजिटल का, वो माध्यम है किसी न किसी डिवाइस का। क्लियर? अगर ये डिवाइस नहीं होती, ये ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं होती, या ये कहें कि ये सुविधाएं नहीं होती हमारे पास, तो हमारे पास कितना भी ज्ञान है लेकिन हम आपके घर तक कैसे पहुंचाते। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में हम आपको घर बैठे हर वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्लियर? तो हम कहें कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है तो हम तो समझा देते हैं आवाज़ के माध्यम से, लेकिन जहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो हम लिखित मैसेज देते हैं। जैसे अब भी आपको नोट्स की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या हमने आपको असाइनमेंट दिया तो हमने लिखित दिया और आप तक वो पहुँच गई, आपने उसको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर देंगे। तो कोई ना कोई एक माध्यम है जिस माध्यम से हम आप तक अपनी आवाज़ या अपनी बातें भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने विचार विनिमय के साहित्य प्रदान करने के लिए तथा दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों को कुछ चिन्ह
बना दिए गए हैं। जैसे अब भी हम लिखते हैं, जैसे आपका नाम या कुछ भी लिखते हैं, तो वो चीज आप समझ रहे हैं, और यही समझना लिपि है, ये समझ लीजिए, यही जो लिखने का जो तरीका है। अभी जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। कल मैंने अभी इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे मेरे, उसके पहले मैंने आपको इसी कीबोर्ड से हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के समझाने की कोशिश किया है। शायद मुझे लगता है कि आपकी क्लास में नहीं है, फिर भी मैं अभी इसका एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा हूँ आपको, या मैं अभी चले चलता हूँ आपको आपकी फाइल पे, और आपको फाइल पे ही जाके ये काम करना है। ये मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। अब देखिए लिपि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो समझिए आप। अभी देखिए ये मैंने लिखा, सदगुरु लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखिए, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। ठीक, ये दिख रहा होगा आपको, या नहीं दिख रहा तो मैं इसको भी बढ़ा के दे रहा हूँ। एक प्रकार से ये इंग्लिश है, तो ये भी कोई लिपि ही होगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ देवनागरी लिपि, जिससे हम हिंदी लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए यहीं पे मैंने एंटर किया, और मैं कहता हूँ आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है। मैं लिखता हूँ आज बहुत ही दिन है। अब ये जो मैंने लिखा तो मैं हिंदी, लेकिन शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर ना। अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। जैसे आज बहुत, मैं इतना लिखा और ये सेंटेंस पूरा कर दिया। आपको भी नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इन वर्ड्स, इन कैरेक्टर्स को जानता हूँ। ठीक, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हिंदी में कर देता हूँ। ये देख लो, इतना शब्द मैं बोल रहा था आज बहुत, ठीक, लेकिन अब देखिए ये मैं जान रहा था, इसलिए मैं बता दिया। या अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो हिंदी में होगा, लेकिन मैं अब यहाँ लिखना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट। ये देखिए मैं लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, या सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लिख दो, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, ये आपको शायद नहीं मालूम। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं लिपि समझा रहा हूँ कि आखिरकार जो हिंदी है उसकी लिपि को हम समझते हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप समझ जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरी लिपि में मैंने लिखा, लेकिन ये हिंदी में लिख जा रहा है, लेकिन इस लिपि को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए, ये मुझे मालूम है लेकिन आपको नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने लिप चेंज किया, ठीक, वैसे ये चेंज हो गया। ठीक, तो मैं क्या समझा रहा था, लिप समझा रहा था आपको। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो लिप अब आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो ये कोई सॉरी,
तो ये दो तरह की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, यानी हम अपनी हिंदी को देवनागरी लिपि में जो लिखी है वो करेक्टर्स को हम पहचान रहे हैं, वो अक्षर को हम पहचान रहे हैं, तभी हम पढ़ पा रहे हैं। तो वही चीज़ जब हम पढ़ पा रहे हैं, हम आपको सेंड करते हैं तो आप भी समझ जाते हैं। ठीक है। मनुष्य हजारों लाखों मील दूर रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। अभी जैसे अभी आप 200-400 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 15-25 किलोमीटर आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं, लेकिन फिर भी हम अपने विचार आप तक भेज रहे हैं और हमारे विचारों को आप सुन रहे होंगे। ठीक है। तो एक माध्यम है हमारा, किसी माध्यम से मैं आपको अपने विचारों को आप तक भेजा। तो यही है कि हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और देवनागरी लिपि में वो करेक्टर हैं, वो अक्षर हैं जो हम पहचानते हैं, आप पहचानते हैं। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे की बात यह है कि भाषा जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वो भाषा का डिस्कशन कर रहे थे। भाषा शब्द का आगमन अगर हम बात करें तो संस्कृत की भात धातु से हुआ है, ये शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इस धातु का अर्थ है वाणी से अभिव्यक्ति। किससे? वाणी से अभिव्यक्ति। भाषु व्यक्तया मणिच, ये संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है। जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्ति वाणी ही भाषा है। जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्ति वाणी ही भाषा है। भाषा इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों और विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। क्लियर। इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं, जो आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाषा वह साधन है जिससे हमारे विचार व्यक्त होते हैं और हम इसके लिए ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इस तरह से भाषा शब्दों और वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें मन की बात बताई जाती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आता है, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, ये बार बार चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग 12th करके आए हैं, इंटर करके आए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। शब्द अगर नहीं मालूम तो फिर भी मैं बता देता हूँ, 2 या 2 से अधिक शब्दों कैरेक्टर्स के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका एक पारस्परिक अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो। सार्थक और निरर्थक ये 2 चीज होती हैं। ठीक है। सार्थक यानी एक अर्थपूर्ण और निरर्थक बिना अर्थपूर्ण, यानी जिसका अर्थ ना हो। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर ही मिल जाएंगे तो वो शब्द बन जाएगा। मैंने कहा लामत, ये कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। लेकिन इसी को मैं उल्टा कर दूं कमल, तो एक शब्द है और इसका अर्थ भी है। ठीक है। तो भाषा उसे कहते हैं, तो शब्द उसे कहते हैं। ठीक है। लेकिन सेंटेंस इसी तरह सेंटेंस भी है। यहाँ मैंने करेक्टर का यूज किया है, वहाँ आपको शब्दों का यूज करें। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिनका एक शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। और करेक्टर, वर्ड, यानी कहा जाए कि अक्षर, शब्द और वाक्य, करेक्टर, वर्ड, सेंटेंस, इन तीनों चीजें से मिलके ही हमारे इस पूरे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, इन्हीं 3 चीजों से मिलके बनी हुई। ठीक है। या मैं परिभाषा के तौर पे बात करूं तो आपने देखा होगा भाषा की बहुत से जो हमारे कवि हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। ये क्रोचो के अनुसार मान लो, क्रोचो कहा करते थे कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। क्रोचो के अनुसार, आप बाबूराम सक्सेना के अनुसार, मंगलदेव शास्त्री के अनुसार या भोलाराम तिवारी के अनुसार, ये बहुत सारे कवि हैं जो हमें भाषा की परिभाषा दिया है।
ठीक है। तो इसके लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। इस तरह से भाषा शब्दों और वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें मन की बात बताई जाती है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि भाषा एक राष्ट्रीय समाज की प्रतिनिधि होती है। भाषा का उपयोग समाज में साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और प्रशासनिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में किया जाता है। हिंदी खड़ी बोली का रूप है, हिंदी बोली के रूप में प्रचलित रही है। 700 वर्षों तक हिंदी बोली के रूप में प्रचलित रही है। भाषा का व्याकरण मानक रूप से मान्यता प्राप्त है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जैसे मैंने कहा, मौखिक समझाने की कोशिश करते हैं और दूसरा लिखित समझाने की कोशिश करते हैं। मौखिक जो हम बोल के समझाने की कोशिश करते हैं और जो हम लिखित लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये भाषा के बाद अगर हम भाषा की विशेषताएं की बात करें तो भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित ऐसा बोल सकते हैं। पहला, भाषा प्रतीकात्मक है। क्या है? भाषा प्रतीकात्मक है। दूसरा, भाषा ध्वनिमय है। तीसरा, भाषा का संबंध मनुष्य से है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील है। ये रटने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल। आप यहाँ से नहीं दूसरी जगह जाएं तो आप दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, बिल्कुल सही बात है। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद भाषा चेंज भी हो सकती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। ठीक है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। तो ये भाषा के बारे में डिस्कशन था। अब अपन आते हैं थोड़ा सा बोली के बारे में। तो बोली, ये आप जानते हैं। अगर मैं भाषा के और आगे जाऊं तो भाषा के फिर तीन रूप होते हैं। पहला, भाषा के एक पहला रूप होता है बोली। भाषा का पहला रूप होता है जिसको हम बोलियां या बोली बोलते हैं। दूसरा रूप होता है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा रूप होता है राष्ट्रभाषा। तो यहाँ बोली या बोलियों का डिस्कशन अपन करना चाह रहे हैं। तो भाषा के तीन रूप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला बोलियां, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं अपन बोलियां। शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण यानी दैनिक जीवन की बात मैं करूं, व्यवसाय, सामाजिक कार्य, स्थिति, एनवायरमेंट, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा के निराधारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न होती है या प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र होती है। तकिया कलाम, एक शब्द का आपने एक शब्द सुना होगा। जैसे मेरा तकिया कलाम आपने समझ गए होंगे। जैसे मैंने बार बार बोलता हूँ, ठीक है, समझ गए। ये तकिया हमें हर सेंटेंस के बाद या हर पैराग्राफ के बाद ये शब्द का यूज करना, तो हर का अपना एक महत्व होता है। ठीक है। तो भिन्न होती, किंतु एक व्यक्ति की भाषा सदा एक रूप नहीं होती। भाषा को जिन रूपों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों से करती हैं उसे बोलियां कहते हैं। ठीक है। भाषा को जिन रूपों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोलियां कहते हैं। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती हैं। प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी भाषा और बोली में अंतर होता है। ठीक है, क्लियर। बोली किसी भाषा का एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय महत्व प्राप्त कर लेती है, भाषा कहलाती है। अगर मैं बोली की बात करूं तो बोली कुछ किलोमीटर तक फैली होती है और उस जैसे जैसे ये ज़्यादा लोगों तक फैलती चली जाती है तो फिर इसको भाषा का रूप दे दिया जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बोली हैं जो बोली जाती है जिनको हम बोली कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए छतरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप तुरंत बोलेंगे बुंदेली बोली जाती है।
अगर मैं बोलूं आपसे सागर में कौन सी बोली बोली जाती है तो तुरंत बोलेंगे आपकी बुंदेली बोली जाती है। लेकिन मैं बोलूं कि सतना में कौन सी बोली बोली जाती है तो आप बोलोगे कि बघेली बोली जाती है। क्लियर? ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अपन भाषा और बोली किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने बोली के बारे में लिखा। बोली भाषा का सबसे छोटा सा रूप होता है और सीमित होता है। यह आमतौर पर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और इसका प्रयोग भी आधारित होता है। बोलियों के समूह में उपबोली बनती है। उपबोली के समूह में ही बोली बनाई जाती है। भाषा का विकास बोलियों द्वारा ही होता है। बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण होता है और बोली लिखने या बोलने वाले से ठीक से अनुसरण करते हैं और व्यवहार करते हैं। बोली भी सक्षम हो जाती है कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके और उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बोली और भाषा में समान अंतर क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों को मोहताज होती है किंतु बोली नहीं होती। सामान्य तौर पर मातृभाषा बोली जाती है, भाषा नहीं। प्रत्येक देश में भाषा के 3 प्रमुख रूप होते हैं, बोलियां, परनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा, जो मैं इससे पहले आपको बताया। बोली भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। भारत का उदाहरण लेते हैं जहाँ तकरीबन 650 बोलियां बोली जाती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। बोलियों में अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिहारी बोली, भोजपुरी, महंगी, मैथिली तथा अगिया बोली। पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रज, बागड़, खड़ी बोली, कन्नौजी आदि बोलियां बोली जाती हैं। सॉरी, राजस्थान बोलियों में मारवाड़ी, मेवाती आदि प्रचलित हैं। परनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है तो वह एक परनिष्ठित भाषा कहलाती है। जैसे आज हमारी खड़ी हिंदी भाषा 100 साल पहले एक बोली ही थी किंतु आज परनिष्ठित भाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा किसी भी देश में जब परनिष्ठित भाषा देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तियों एवं परनिष्ठित भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में सहायक होती है। क्लियर? चलिए, तो ये रहा भाषा और बोली के बारे में एक्सप्लेनेशन। मैंने आज काफ़ी लंबी क्लास आपके लिए, और अब आप इसको गौर से सुनिएगा वीडियोस को, और सुनने के बाद आप समझिएगा और असाइनमेंट बनाने में भी आपको ये वीडियो बहुत मदद करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो असाइनमेंट बना रहे हैं अपनी लैंग्वेज का यूज़ करें, बुक या नेट का प्रयोग कम करें, अपनी भाषा का प्रयोग करें, अपनी भाषा के माध्यम से लिखें। ठीक है, चलो, तो थैंक यू, दैट्स ऑल। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं।